सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। आशा आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ। तो हम जो बात करने जा रहे हैं वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के ऊपर बात करने जा रहे हैं। और आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे सबूत का भार, कि सबूत का जो भार जो है वो किस पर होता है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आइए ज्यादा समय न लेते हुए सीधा टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं। सबूत का भार यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ कैसे काम करता है, भैया ये देखिए। कानूनी भाषा में इसे सबूत का भार कहते हैं, जो दो अलग अलग रास्तों पर चलता है। ठीक है, तो एक तो आपराधिक जो केस होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। जो आपराधिक मामले हैं उस पर सबूत का भार किस पर होता है भाई, उस केस में, आपराधिक केस में। तो अगर आपराधिक कोई केस है तो सबूत यानी कि साबित करने का भार किसका होगा, अभियोजन की जिम्मेदारी होगी भाई। ठीक है, यहां नियम बहुत सख्त है। कानून कहता है कि किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जा सकता जब तक उसे पूरी तरह से साबित न कर दिया जाए भाई। ठीक है, तो ये माना जाता है आपराधिक मामले में कि जब तक किसी व्यक्ति को दोषी नहीं माना जाता जब तक ये साबित न कर दिया जाए भाई। ठीक है, नियम सबूत का भार हमेशा अभियोजन यानी कि सरकारी जो वकील जो है उस पर होता है, आरोपी पर नहीं होता भाई। तो बात यह है कि सबूत का भार हमेशा किस पर होता है, अभियोजन पर, सरकारी वकील पर होता है। ठीक है, अभियुक्त का पक्ष क्या है? अभियुक्त को अपनी बेगुनाही साबित करने की जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, तो जो अभियुक्त जो है, जो आरोपी जो, उसको अपनी बेगुनाही साबित करने की जरूरत नहीं है। उसे बस यह कहना है कि मैं निर्दोष हूं। ठीक है, अब यह पुलिस और अभियोजन की सिरदर्दी है कि वे अदालत में ऐसे सबूत पेश करें कि जज साहब को यकीन हो जाए कि उसी ने क्या किया है, अपराध किया है। ठीक है, तो आपराधिक मामले जो है इसमें क्या है, जो आरोपी जो है, जो अभियुक्त जो पक्ष जो है, उसको ये साबित नहीं करना कि मैंने अपराध किया है या नहीं किया। उसको तो बस एक ही बात करनी है, मैं निर्दोष हूं। अब साबित कौन करेगा? साबित पुलिस करेगी और अभियोजन पक्ष करेगा, सरकारी वकील करेगा। सब सिरदर्दी उनकी हो गई। वे अदालत में ऐसे सबूत पेश करेंगे जिससे जज साहब को ये यकीन हो जाए कि इसी ने ये क्या किया है, अपराध किया है भाई। उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए ए पर चोरी का आरोप है, तो ए को यह साबित करना है कि मैं वहां नहीं था। ठीक है, तो ए यह साबित नहीं करना कि मैं वहां नहीं था, तो ए ये साबित नहीं करेगा कि मैं वहां पे नहीं था भाई। तो साबित कौन करेगा? साबित अभियोजन करेगा कि ये वहां पे था। बल्कि अभियोजन को साबित करना है कि ए वहीं था जिस समय चोरी हुई और उसने ही चोरी की है भाई। अगर अभियोजन सबूत देने में असफल रहता है तो ए बरी हो जाएगा भाई। ठीक है, अगर अभियोजन के पास सबूत नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, बरी हो जाएगा। यह तो थी आपराधिक केस की रूपरेखा। आपराधिक केस में साबित किसको करना पड़ता है। अब बात करते हैं हम दीवानी मामला। अगर सिविल मामला है तो क्या होगा? सबूत का भार घूमता रहता है भाई सिविल मामले में, ये ध्यान रखना। कभी तो अभियोजन पर चला जाएगा, कभी अभियुक्त पर चला जाएगा भाई। ठीक है, दीवानी मामले में आइए देखते हैं। जैसे जमीन का विवाद, पैसों का लेना देना में यह भार एक जगह नहीं टिकता। ठीक है, यानी कि दीवानी जो मामले हैं, जैसे जमीन का विवाद, पैसों का लेन देन में यह भार एक जगह नहीं टिकता रहता। ठीक है, यह एक खिलाड़ी से दूसरे खिलाड़ी के पास गेंद की तरह घूमता रहता है। सिविल मामलों में सबूत का भार। ठीक है, नियम पहले जिस व्यक्ति ने केस शुरू किया यानी कि जो वादी जो है उस पर भार होता है, लेकिन जैसे ही वह अपना प्राथमिक केस साबित करता है भार दूसरी पार्टी यानी कि प्रतिवादी पर चला जाता है। ठीक है, तो जो पहले केस करता, जो वादी जो है, वो जैसे ही वह अपना प्राथमिक केस साबित कर देता, जो उसने
केस स्टार्ट किया वो साबित कर देता है, तो बार किस पर चला जाएगा सबूत का? वो प्रतिवादी पर जाएगा। चल ठीक है, डिफेंस पर जाएगा। चल पहला कदम, ए अदालत में कहता है कि बी ने मेरे 5 लाख रुपए उधार लिए थे। केस देखते हैं। ए ने कहा न्यायालय में कि बी ने मुझसे 5 लाख रुपए उधार लिए थे और वापस नहीं किए। ठीक है भाई, अब ए को यह साबित करना है कि पैसे दिए थे। ठीक है, अगर साबित हो गया ए ने, तो अब सबूत का वार किस पे चला गया? बी पे चला गया। गेंद घूम गई भाई। अगर ए रसीद या बैंक स्टेटमेंट दिखाता है तो अब बी पर भार आ जाता है। अब बी को साबित करना होगा कि मैंने पैसे वापस कर दिए थे, या ये पैसे उधार नहीं बल्कि तोहफा थे भाई। ठीक है, बात नंबर 3, अगर बी यह साबित नहीं कर पाता है तो वह केस हार जाएगा भाई और उसे पैसे देने पड़ेंगे। तो सिविल क्रिमिनल मामले में साबित किसको करना होता है? सरकारी अभियोजन पक्ष को, सरकारी वकील को और पुलिस को। लेकिन सिविल मामले में सबूत का भार घूमता रहता है, कभी वादी पर होता है, कभी प्रतिवादी पर होता है। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। सबूत का सतर, दीवानी बनाम आपराधिक मामले। दीवानी मामले, यहां संभावना काफी है। ठीक है, अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ ऐसा होना ज्यादा संभव है तो मामला साबित माना जाता है। जैसे तराजू का एक पलड़ा दूसरे से थोड़ा भारी होना भाई। ठीक है, तो दीवानी मामले में अगर कोर्ट को लगता है कि ये सबूत सही है, ठीक है, तो एक पलड़ा यानी कि एक के सबूत ज्यादा मजबूत है और एक के थोड़े कम मजबूत हैं, तो जो ज्यादा मजबूत वाले सबूत जो होते हैं उनको मान लिया जाता है कि हाँ फैसला इसके पक्ष में जाएगा, इसको न्यायालय उसके पक्ष में फैसला दे देता है। लेकिन आपराधिक जो केस है, आपराधिक केस में यहां संभावना से काम नहीं चलता। तो सिविल मामले में तो संभावना काफी है, संभावना से काम चल जाता है, केस जिता दिया जाता है। लेकिन जो आपराधिक केस जो हैं जहां संभावना से काम नहीं चलता, यहां चाहिए युक्ति युक्त संदेह से परे। ठीक है, यानी कि संदेह नहीं होना चाहिए, संदेह से परे आपको सबूत चाहिए। इसका मतलब है कि जज साहब के मन में रत्ती भर भी शक नहीं होना चाहिए कि अभियुक्त ने अपराध नहीं किया। ठीक है, तो ऐसे सबूत पेश करने होते हैं। क्रिमिनल जो केस जो है, आपराधिक जो केस जो है, उसमें जज साहब को संदेह से परे सबूत पेश करने होते हैं जज साहब के सामने, जिससे जब जज साहब को रत्ती भर भी शक नहीं होना चाहिए कि अभियुक्त ने अपराध नहीं किया। सभी सबूतों से यही हो कि अपराध इसी ने किया। अब बात करते हैं संदेह का लाभ। अगर क्रिमिनल केस है और उसमें जज साहब को रत्ती भर भी शक है, संदेह है, तो संदेह का लाभ किसको मिलेगा? तो सीधी बात है, संदेह का लाभ निर्दोष जो दोषी है उसको मिलेगा। इसका एक नियम है, कानून कहता है कि 10 दोषियों का छूट जाना बेहतर है, पर एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर सबूतों में इतनी अस्पष्टता है कि यह तय करना मुश्किल है कि अभियुक्त दोषी है या नहीं। ठीक है, कौन से मामले में? ये आपराधिक मामले हैं। तो कानून कहता है कि इसका फायदा किसको मिलेगा? अभियुक्त को मिलना चाहिए। ठीक है, आरोपी को मिलना चाहिए। लेकिन यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि संदेह का मतलब युक्ति युक्त संदेह होना चाहिए भाई। मनगढ़ंत या काल्पनिक शक के आधार पर किसी दोषी को नहीं छोड़ा जा सकता भाई, ये भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, प्रज्ञावान व्यक्ति का परीक्षण। कोर्ट में सबूतों को कैसे तोला जाता है? जज साहब खुद से पूछते हैं भाई। क्या पूछते हैं? तो प्रज्ञावान व्यक्ति का परीक्षण क्या है भाई? अगर इस मामले में मेरी जगह कोई समझदार और निष्पक्ष व्यक्ति होता, तो जज साहब आपराधिक मामले में ये पूछते हैं, अपने आप से ही पूछते हैं कि अगर मेरी जगह कोई समझदार और निष्पक्ष व्यक्ति होता तो क्या वह इन सबूतों को देखकर यही निष्कर्ष निकालता कि अभियुक्त दोषी है। ठीक है, अगर उत्तर हाँ है तो वह सबूत काफी है।
सबूत का मतलब गणितीय सत्र को पूर्णतः यानी कि 100% सटीक नहीं है भाई, क्योंकि अपराध के मामले में ऐसा मुमकिन नहीं होता कि 100% सटीक ही सबूत है। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। बरामदगी और अपराध की गंभीरता भाई, ये क्या है? गंभीरता का सिद्धांत, जितना बड़ा अपराध जैसे हत्या, आजीवन कारावास, उतनी ही ज्यादा कड़ाई से सबूतों को परखा जाता है। यानी कि जितना बड़ा अपराध होगा उतना ही सबूतों को परखा जाता है भाई, उतनी ही कड़ाई से, उतने ही कड़े नियमों के आधार पर सबूत को परखा जाता है। बरामदगी, रिकवरी, आपने हवलदार सिंह बनाम किंग इंपरर का जो उदाहरण दिया वह बहुत महत्वपूर्ण है। बरामदगी या ये जो केस जो है, आपने हवलदार सिंह बनाम किंग इंपीरियर का जो उदाहरण दिया, ये केस था, वह बहुत महत्वपूर्ण है। केवल यह कह देना कि माल इसके पास से मिला काफी नहीं है। तो हवलदार सिंह बनाम किंग इंपीरियर के केस में बरामदगी के बारे में न्यायालय ने कहा था कि आप केवल यह कह देना कि माल इसके पास से मिला है काफी नहीं है। तो अभियोजन को यह भी कड़ी जोड़नी होगी कि अभियुक्त वहां मौजूद था और उसने ही चोरी की है। अगर समय का अंतर ज्यादा है और जोड़ने वाली कड़ी गायब है तो केवल बरामदगी के आधार पर सजा नहीं हो सकती, ध्यान रखना। केस था हवलदार सिंह बनाम किंग इंपरर। तो इसमें क्या हुआ था, एक चोरी हुई थी और चोरी के आरोप में यह बात कही गई थी कि किसी के पास से सामान मिल गया था, लेकिन सामान तो मिल गया लेकिन अभियुक्त वहां मौजूद था और उसने चोरी की। ये बात जो है ये कड़ी मिसिंग थी। ठीक है, तो न्यायालय ने कहा कि माल इसके पास से मिलना काफी नहीं है भाई, चोरी का माल मिल गया हो। अभियोजन को यह भी कड़ी जोड़नी होगी कि अभियुक्त वहां मौजूद था और उसने ही चोरी की। अगर समय का अंतर यानी कि जब वो सामान मिला और वो मौजूद था, अगर समय का अंतर ज्यादा है और जोड़ने वाली कड़ी गायब है तो केवल बरामदगी के आधार पर सजा नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब बात करते हैं जज साहब का नैतिक विश्वास। सबूत की जगह नहीं ले सकता भाई, तो जज साहब का जो नैतिक विश्वास जो है वो सबूत की जगह नहीं ले सकता। जज को केवल अपने मन या अंतरात्मा पर भरोसा नहीं करना है, उन्हें रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों पर भरोसा करना है। ठीक है, तो जज साहब जो है वो नैतिक विश्वासों, उनके जो खुद के नैतिक विश्वास जो है सबूत की जगह नहीं ले सकते। जज साहब को केवल अपने मन या अंतरात्मा पर भरोसा नहीं करना, उन्हें रिकॉर्ड पर जो मौजूद सबूत जो है सबूतों पर भरोसा करना है। ठीक है, बात नंबर 2, डर और गवाही। अगर कोई गवाह हमला होते हुए भी चुप रहा, जैसा आपने 5 लोगों का उदाहरण दिया, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह झूठ बोल रहा। ठीक है, यानी कि डर, अगर कोई गवाह था उसको डरा दिया तो वो डर रहते हुए क्या हो गया, चुप रह गया भाई, तो इसका मतलब यही नहीं है कि वह झूठ बोल रहा। इंसान डर के कारण भी चुप रह सकता है। जज साहब को परिस्थितियां समझनी होंगी। ठीक है, बात नंबर 3, सबूत का अभाव। संदेह का सागर कितना भी बड़ा क्यों न हो, संदेह का सागर कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह साबित करने की जगह कभी नहीं दे सकता। तो संदेह कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह साबित करने की जगह कभी नहीं ले सकता। बिना ठोस कड़ियों के कोर्ट का फैसला बिना पतवार की नाव जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो ठोस सबूत होने जरूरी है। सिविल मामलों में साक्ष्य के मूल्यांकन के लिए यह गोल्डन स्केल या सवर्ण तराजू का सिद्धांत बहुत सटीक है। जो सिविल जो केस होते हैं उनमें क्या है, ये जो गोल्डन स्केल यानी कि तराजू का जो मूल्यांकन किया जाता है, सवर्ण तराजू का, यानी कि एक तरफ
साक्ष्य बहुत भारी पड़ रहे हैं और एक तरफ क्या पड़ रहे हैं, थोड़े कम भारी पड़ रहे हैं, तो जो ज्यादा भारी साक्ष्य पड़ रहे हैं फैसला उनकी तरफ में चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं सवर्ण राजू। ठीक है। तराजू वाला उदाहरण, कल्पना कीजिए कि अदालत के सामने एक तराजू है भाई, एक वादी है, अपने सबूत तराजू के एक पलड़े में डाल देता है। एक प्रतिवादी है, अपने सबूत तराजू के दूसरे पलड़े में डाल देता है। ठीक है। अब क्या होगा, अब जज साहब उसको तोलेंगे और जज साहब उसको तोलेंगे तो जोन सा पलड़ा भारी होगा सबूतों के आधार पर उस तरफ फैसला चला जाएगा। आपराधिक मामलों में तो अभियोजन को तराजू का पलड़ा पूरी तरह नीचे झुकाना होता है भाई, कोई भी शक की गुंजाइश नहीं होते हुए आपराधिक मामलों में 1% भी शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। लेकिन सिविल मामलों में ऐसा नहीं है। सिविल मामलों में अगर वादी का पलड़ा प्रतिवादी से के पलड़े से ज्यादा सा यानी कि 1% भी अधिक भारी हो गया तो वादी जीत जाता है। ठीक है। संभावनाओं का संतुलन, ये क्या होता है? कानून की भाषा में इसी संभावना का संतुलन कहते हैं। संभावना जैसे 60% बनाम 40% का सिद्धांत। जैसा आपने उदाहरण दिया, अगर वादी के सबूतों का वजन 60% है और प्रतिवादी के सबूतों का वजन 40% है तो जज साहब यह नहीं देखेंगे कि 40% सबूत भी मौजूद है। ठीक है। वे बस यह देखेंगे कि किसकी बात सच होने की संभावना ज्यादा है। क्योंकि 60% वाली बात 40% की तुलना में अधिक संभव है, इसलिए जीत वादी की होगी, ध्यान रखना। ठीक है। यह गोल्डन स्केल क्यों है? इसे गोल्डन स्केल इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि यह बहुत सटीक और निष्पक्ष है। इसमें अदालत यह नहीं देखती कि किसने कितने ज्यादा कागज पेश किए हैं, बल्कि यह देखती है कि किसके सबूत में ज्यादा वजन है, विश्वसनीयता है। जिसके सबूत में ज्यादा विश्वसनीयता है सिविल मामले में उसी की तरफ फैसला चल जाता है। लेकिन आपराधिक जो मामले जो होते हैं उनमें 1% भी शक की गुंजाइश नहीं होती। अगर 1% भी शक की गुंजाइश होती है तो फायदा उसमें जो आपराधिक जो है उसको मिलता है। ठीक है। सिविल और क्रिमिनल में मुख्य अंतर, आपराधिक जो मामले जो होते हैं, आपराधिक मामले अगर वादी यानी कि अभियोजन का पलड़ा 99% भी भारी है तो 1% की गुंजाइश मिलती है। ठीक है। और 1% भी अगर संदेह है तो फायदा किसको मिलेगा? आरोपी को मिलेगा। लेकिन सिविल मामलों में अगर सबूतों का पलड़ा 51% या 49 की लड़ाई देता है तो भी पक्ष 50 से थोड़ा भी ऊपर चला जाए तो फैसला उसी के नाम हो जाए। ठीक है। आगे बात करते हैं। एक क्रिमिनल केस एक सिविल केस से बिल्कुल अलग क्यों होता है? आइए देखते हैं। दोषी साबित करने का कठिन सफर, तो एक सिविल केस क्रिमिनल केस से अलग क्यों होता है, यही बात पर हम चर्चा करते हैं। दोषी साबित करने का कठिन सफर क्या है? नियम में कानून कहता है कि 100 अपराधी छूट जाएं तो चलेगा, लेकिन एक भी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए भाई। ठीक है। इसलिए पूरी जिम्मेदारी अभियोजन यानी कि सरकारी वकील और पुलिस पर होती है। उन्हें यह साबित करना है कि अपराध हुआ है और उसी व्यक्ति ने किया है जिस पर आरोप लगा है। ठीक है। लेकिन 100% साबित करना है। अगर 1% की भी गुंजाइश रह गई तो आरोपी जो है उसको इसका लाभ मिलेगा। अभियुक्त को अदालत में कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है अभी क्रिमिनल केस में। अगर अभियोजन कमजोर सबूत देता है तो अभियुक्त को बिना कुछ किए ही बरी कर दिया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है। तो इसलिए सिविल केस और अब क्रिमिनल केस अलग अलग है। संदेह बनाम युक्ति युक्त संदेह क्या होता है?
संदेह, पुलिस कह सकती है कि हमें तो शक है कि इसी ने किया होगा भाई। कोर्ट क्या कहता है, शक अच्छी बात है, लेकिन जांच शुरू करने के लिए, लेकिन शक के आधार पर किसी को जेल नहीं भेजा जा सकता। अगर पुलिस कहती है कि हमें तो शक है कि फलाने ने ये काम किया होगा, तो कोर्ट कहती है शक तो अच्छा है, लेकिन वो शक किसके लिए, जांच शुरू करने के लिए है, यह नहीं कि आप शक के आधार पर किसी को जेल भेज दोगे। ठीक है। अब युक्त संदेह क्या है? कोर्ट को यह यकीन होना चाहिए कि अपराध होने का कोई दूसरा तरीका या कोई और मुजरिम हो ही नहीं सकता। इसको बोलते हैं युक्त संदेह। एक तो है संदेह, जिसमें पुलिस ने सीधा बोल दिया कि हमको शक है कि इसी ने किया। एक है युक्त संदेह, कोर्ट को यह यकीन होना चाहिए, कोर्ट को यह यकीन हो गया कि अपराध होने का कोई दूसरा तरीका या कोई और मुजरिम यानी कि और आरोपी हो ही नहीं सकता। अगर कोर्ट के मन में जरा भी यह ख्याल आता है कि हो सकता है या सच न हो, तो वह क्या है, युक्त संदेह है भाई। ध्यान रखना भाई। और इसका सीधा लाभ अभियुक्त को मिलता है भाई, यह भी ध्यान रखना। तो अगर युक्त संदेह कोर्ट के मन में आ गया, तो क्या है, सीधा लाभ किसको मिलेगा, अभियुक्त को मिलेगा। ठीक है। अभियुक्त का साक्ष्य भाई, यह बहुत गहरा पॉइंट है। अभियुक्त का साक्ष्य क्या है? अगर कोई अभियुक्त अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कुछ गवाह या कागज पेश करता है, तो अभियोजन यह नहीं कह सकता कि अरे आपके ये कागज तो कमजोर हैं। ध्यान रखना भाई, अगर अभियुक्त कोई गवाही या जो साक्ष्य पेश करता है अपनी बेगुनाही के लिए, तो अभियोजन यह नहीं कह सकता कि आपके साक्ष्य कमजोर हैं। ध्यान रखना। ठीक है। अदालत का कहना है भाई, अदालत का क्या कहना है इस मामले में, तुम्हारी यानी कि अभियोजन की कमजोरी का फायदा तुम्हें नहीं मिलेगा भाई। ठीक है। वह अभियुक्त को ही मिलेगा। अगर अभियुक्त का साक्ष्य थोड़ा भी विश्वसनीय है, तो कोर्ट मान लेती है कि वह अपने भार से मुक्त हो गया। यह भी ध्यान रखना। अब ऐसे मान लो किसी ने अपराध कर दिया, ठीक है, और अपराध कर दिया, वो भी किसी गवाह को लेके आ गया कि शर्मा तो था ही नहीं। ठीक है, वो अपराधी तो है ही पहले। तो अदालत कहती है कि तुम्हारी यानी कि अभियोजन की तुम्हारी कमजोरी का फायदा तुम्हें ही मिलेगा। ठीक है, इसको बोलती है अपराधी को मिलेगा। ठीक है। अगर अभियुक्त का साक्ष्य थोड़ा भी विश्वसनीय है, तो कोर्ट मान लेती है कि वह अपने भार से मुक्त है। ठीक है। यानी कि कोई वादी है, क्रिमिनल केस है, क्रिमिनल केस में एक आरोपी है और एक ने केस किया हुआ, जिसको अभियोजन बोलते हैं, सरकारी वकील है। अगर आरोपी अपने ही पक्ष में कोई साक्ष्य पेश कर दे, कोई गवाह पेश कर दे, और गवाह ये बोल दे कि जज साहब ये तो उस समय था ही नहीं, ये तो मेरे साथ था, कुछ सबूत दिखा दे, तो इसका फायदा अभियोजन पक्ष को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका फायदा केवल और केवल किसको मिलेगा, अभियुक्त को ही मिलेगा। ठीक है। तो अभियोजन पक्ष यह नहीं कह सकता कि अरे आपके ये कागज तो कमजोर है, क्योंकि उसका फायदा तो उसको मिलेगा ही नहीं। ठीक है। अभियोजन का जो अभियुक्त जो साक्ष्य लेके आया, उसका फायदा अभियोजन को नहीं मिलेगा। ठीक है। आइए आगे चर्चा करते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम और आपराधिक न्याय प्रणाली के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ। आइए देखते हैं निर्दोषता का धारण। निर्दोषता का धारण क्या है? कानून का सबसे पहला और बड़ा नियम यह है, जब तक जुर्म साबित न हो जाए हर व्यक्ति क्या है, निर्दोष। तो निर्दोष रहेगा व्यक्ति जब तक जुर्म नहीं हो जाए। इसका मतलब यह नहीं है कि अदालत में कहानी की शुरुआत ही इस बात से होती है कि अभियुक्त निर्दोष है। तो इसका मतलब यह भी नहीं है कि इस कहानी की बात से ही शुरू हो कि अभियुक्त निर्दोष है।
अब जो व्यक्ति उस पर आरोप लगा रहा है, यानी कि अभियोजन जो सरकारी वकील, पूरी जिम्मेदारी उसी की है कि वह जज साहब को यकीन दिलाए कि अभियुक्त ने यानी कि आरोपी ने गुनाह किया है। ठीक है, तो पूरी जिम्मेदारी किसकी है? अभियोजन सरकारी वकील। ठीक है, अभियोजन का एक तरफा भार है वही इसमें। आपराधिक मामलों में सबूत का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ कभी भी नहीं बदलता भाई, यह हमेशा अभियोजन के कंधे पर ही रहता है। और जो अभियुक्त है उसके वकील को तो थोड़ा शक पैदा करना है। अगर शक हो गया तो लाभ किसको मिलेगा? अभियुक्त को मिलेगा। अभियुक्त का काम क्या है भाई? अभियुक्त को अपनी बेगुनाही साबित करने की कोई जरूरत नहीं है भाई। यहाँ पे अगर वह अपनी सफाई में कुछ साक्ष्य पेश करता है और वे साक्ष्य कमजोर भी निकले तो भी इसका फायदा अभियोजन को नहीं मिलेगा भी, ध्यान रखना। अभियोजन अपनी जीत के लिए सिर्फ अपने सबूतों पर निर्भर रहता है और रह सकता है, किसी और के सबूतों की कमजोरी नहीं। ठीक है, संदेह का मतलब और संदेह का लाभ क्या है, ये बात हम देखते हैं। तो संदेह जो है कभी भी सबूत की जगह नहीं ले सकता। अगर किसी केस में 100 में से 99% बातें साफ है, लेकिन एक बात ऐसी है जिस पर शक है, तो वह 1% शक ही अभियुक्त को बरी करवाने के लिए काफी है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, इसी को युक्तियुक्त संदेह से परे कहते हैं भाई, यानी कि युक्तियुक्त संदेह भी नहीं होना चाहिए किसी को, इससे परे सबूत पेश करने होंगे आपको आपराधिक मामले में। इसका मतलब है कि जज साहब को 100% संतुष्ट होना चाहिए। अगर जज साहब के मन में जरा सा भी शायद रह गया तो कानून कहता है कि इसका फायदा अभियुक्त को संदेह के लाभ के रूप में मिलना चाहिए। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। अपवादों की स्थिति क्या है भाई? अब इसमें अपवाद क्या है ये देखते हैं। अपवाद की बात कहीं बहुत बारीक बिंदु है भाई, आइए देखते हैं। सामान्य नियम तो यह है कि अभियोजन को ही सब कुछ साबित करना पड़ता है, लेकिन अगर अभियुक्त खुद यह कहे कि मैंने तो आत्मरक्षा में किया भाई। अब आते हैं अपवाद भाई। अगर कोई मामला है तो उसमें अपवाद कैसा होगा भाई? तो पहला है आत्मरक्षा में किया गया कार्य अपवाद में आ जाता है। सामान्य नियम तो यह होता है कि साबित किसको करना पड़ेगा? अभियोजन को करना पड़ेगा। लेकिन अगर अभियुक्त ने यह कह दिया कि मैंने तो आत्मरक्षा में फलाने को मार दिया या मैं उस समय पागल था, तो कानून अभियुक्त से यह उम्मीद करता है कि वह कम से कम इस बात का सबूत तो दे कि वह परिस्थिति सच में थी। तो परिस्थिति साबित करनी होगी किसको? अभियुक्त को। यह अपवाद है इसका। उदारता का नियम, यहां जज साहब अभियुक्त के सबूतों को बहुत बारीकी से नहीं तोलते जैसे अभियोजन के सबूतों को तोला जाता है। अगर अभियुक्त थोड़ा सा भी ठोस साक्ष्य या परिस्थितियां दिखा दे जिससे लगे कि उसकी बात संभावित है, तो जज साहब उसे मान लेते हैं। इसे अभियुक्त के प्रति उदारता कहा जाता है। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं भैया। ठीक है, तो ये इसके अपवाद देखिए। सेल्फ डिफेंस बोलते हैं इसको। आत्मरक्षा में अगर मारा है किसी को तो उसका थोड़ा सा क्या है, जज साहब बोलेंगे कि आप ये घटना तो साबित कर। अगर थोड़ा सा भी संभावित अगर वो घटना साबित हो जाती तो मान लिया जाता है कि आत्मरक्षा में मारा। कॉर्पस डिलिकेट, डिलिकटी, कॉर्पस डिलिकटी, तो ये क्या है? यह एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है अपराध का शरीर या अपराध होने का ठोस सबूत। ठीक है, तो अपराध होने का शरीर या अपराध होने का ठोस सबूत, ये देखते हैं। इसका मतलब यह है किसी व्यक्ति को सजा देने से पहले यह साबित होना जरूरी है कि वास्तव में कोई अपराध हुआ है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। अगर किसी पर हत्या का आरोप है
तो पहले ये साबित करना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति मर चुका है। ठीक है, यानी कि अगर किसी पर हत्या का आरोप है तो पहले तो ये दिखाओ कि सामने वाला व्यक्ति मर चुका है। ठीक है, लेकिन अगर किसी को, ठीक है, मर चुका है और उसकी मौत स्वाभाविक नहीं बल्कि हत्या यानी कि अपराध थी भाई, ठीक है, तो ये दिखाना जरूरी है। बिना यह साबित किए कि अपराध हुआ है किसी को सजा नहीं दी जा सकती, तो पहले तो अपराधी साबित करना होता है कि वो मरा या नहीं मरा। ठीक है, बात नंबर 1। इसी को क्या बोलते हैं, अपराध का शरीर या अपराध होने का सबूत, ठोस सबूत। डेलिकेटी कॉर्पस, कॉर्पस डेलिकेट, डेलिकेट। अपराध की गंभीरता और सबूत का सत्र भाई, आइए देखते हैं ये क्या है। आपने सही पकड़ा कि अपराध जितना बड़ा होगा जज साहब उतना ही ज्यादा सख्त होंगे। तर्क देखते हैं। अगर किसी को मामूली चोरी के लिए सजा हो रही है तो शायद जज साहब थोड़े कम सबूतों पर भी मान जाए, लेकिन अगर किसी को फांसी या उम्र कैद जैसी सजा मिलनी है तो जज साहब कठोरतम सबूत की मांग करेंगे। ध्यान रखें, ठीक है। सावधानी देखते हैं। अगर सबूतों में थोड़ी भी ढील रह गई है तो गंभीर अपराध में सजा देना मुश्किल होगा, क्योंकि गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ी जा सकती भाई। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। तो सबूतों में ढील नहीं होनी चाहिए भाई। आपराधिक मामला, सबूत का भार, अभियोजन वर्सेस अभियुक्त, ये हमने पहले भी देख लिया, एक बार फिर देख लेंगे। अभियोजन यानी कि सरकारी वकील के लिए भार बहुत क्या है, भारी है। ठीक है, युक्ति युक्त संदेह से परे सबूत पेश करने होंगे, इन्हें हर हाल में 100% सटीक दिखाना होगा भाई, तब जाके अपराध साबित होगा। अभियुक्त के लिए जब कानून कहता है कि अभियुक्त को अपनी बात साबित करनी है, जैसे पागलपन या आत्मरक्षा का बचाव, तो अभियुक्त को अभियोजन की तरह संदेह से परे साबित नहीं करना होता। ठीक है, उसे सिर्फ संभावना दिखानी होती है कि हाँ ये संभावना हुई थी इसलिए मैंने इसको गोली मारी या सेल्फ डिफेंस में मारा। दीवानी का स्तर क्या है, अभियुक्त पर जो भार होता है वह सिविल मामले में प्रतिवादी पर पड़ने वाले भार से ज्यादा नहीं होता। ठीक है, अभियुक्त को भी बस अपनी बात को सच होने के लायक साबित करना है। ठीक है, तो अभियुक्त पर क्या है, ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, अभियोजन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। आइए आगे बात करते हैं। दीवानी का स्तर क्या है, अभियुक्त पर जो भार होता है वह सिविल मामले में प्रतिवादी पर पड़ने वाले भार से ज्यादा नहीं होता। यानी अभियुक्त को भी बस अपनी बात को सच होने के लायक साबित करना होता है। अपराध के 2 हिस्से, आइए देखते हैं। जब भी पुलिस किसी पर आरोप लगाती है तो उसे कोर्ट में 2 चीजें साबित करनी होती हैं, किसको, पुलिस को। पहला, अपराध हुआ था। जैसे अगर हत्या का केस है तो यह साबित करना है कि हाँ वाकई किसी की मौत हुई है और यह मौत प्राकृतिक नहीं बल्कि क्या है, हत्या थी। इसी ठोस सबूत को कानूनी भाषा में क्या कहते हैं, कॉर्पस डेलिकेटी कहते हैं। ठीक है, दूसरा, अभियुक्त ही करता है। ठीक है, यह साबित करना है कि इसी व्यक्ति यानी कि अभियुक्त ने अपराध किया। तो ये 2 चीजें साबित करनी होती हैं। पहले तो अपराध हुआ था, फलाने व्यक्ति को मारा गया, प्राकृतिक मौत नहीं थी, हत्या थी, और इसी व्यक्ति ने किया। हमें ये 2 बातें साबित करनी होती है। ठीक है, पुराने समय के नियम क्या थे? पुराने समय में नियम था कि जब तक मृतक का शव न मिले हत्या का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन आज के समय में कानून बदल गया। अब अगर परिस्थितियां इतनी मजबूत हैं कि साबित हो रहा है कि व्यक्ति मर चुका है और अभियुक्त ने ही मारा है, तो शव न मिलने पर भी सजा हो सकती है। भी ध्यान रखें। आइए आगे चर्चा। आपराधिक केस के 3 सुनहरे नियम क्या हैं?
आइए देखते हैं, क्रिमिनल ट्रायल आगे नहीं बढ़ सकता भाई इन 3 नियमों के बिना। पहला क्या है, निर्दोष होने का अनुमान। कानून कहता है कि आरोपी तब तक बेगुनाह है जब तक कोर्ट उसे गुनहगार न घोषित करे। आपको यह साबित नहीं करना कि मैं बेगुनाह हूं, ठीक है। तो अगर आपके ऊपर आरोप आ गया किसी को मारने का, तो आपको यह साबित नहीं करना कि मैं बेगुनाह हूं। क्यों? कानून मान ही रहा है जब तक साबित नहीं होगा बेगुनाह ही है। बल्कि पुलिस अभियोजन को यह साबित करना है कि आप क्या है, गुनहगार है। ठीक है भाई, पहला नियम निर्दोष होने का अनुमान। बात नंबर 2, सबूत का भार। सबूत का भार किस पर होगा? अभियोजन पर होगा, सरकारी वकील पर होगा, पुलिस पर होगा। अभियुक्त पर कोई, आरोपी पर कोई सबूत का भार नहीं होगा साबित करने। आरोपी को अपनी सफाई में एक शब्द भी बोलने की जरूरत नहीं। अगर अभियोजन अपना केस साबित नहीं कर पाता तो आरोपी का मौन रहना उसका हक है। ठीक है। नियम नंबर 3, युक्तियुक्त संदेह से परे। यह सबसे बड़ी सुरक्षा है। जज साहब को फैसला तब तक नहीं सुनाना, जज साहब को फैसला तब तक नहीं सुनाना है जब तक वे 100% आश्वस्त न हो जाए कि ये अपराध इसी ने किया है। अगर 100% में से 99% सबूत आरोपी के खिलाफ हैं, लेकिन 1% भी गुंजाइश है कि कोई और हो सकता है, तो जज साहब को उसे बरी करना होगा। ध्यान रखना, इसे संदेह का लाभ कहते हैं भाई। इसका उद्देश्य यह है कि 10 आरोपी छूट जाएं तो ठीक है, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। न्यायालय के समक्ष न्यायालय के साक्ष्य को कैसे परखा जाता है? जो न्यायालय में साक्ष्य को कैसे परखा जाता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जज साहब की भूमिका के रूप में देखते हैं। नंबर 1, धान को भूसी से अलग करना। धान को जैसे भूसी से अलग किया जाता है, वैसे ही क्या है, जज साहब का काम सिर्फ सबूत सुनना नहीं है, बल्कि यह तय करना है कि क्या सच है और क्या झूठ है। ठीक है। सरल अर्थ, जैसे किसान धान को भूसी यानी कि कचरा अलग करता है, वैसे ही जज साहब को गवाहों के बयानों और दस्तावेजों में से सच्चाई चुननी होती है और झूठ या बनावटी कहानियों को हटाना होता है। ठीक है भाई। मूल्यांकन, इसे ही साक्ष्य का मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है। इसे ही साक्ष्य को तोलना कहते हैं। जज साहब हर सबूत को दूसरे सबूत से तोलते हैं और देखते हैं कि कौन सा सच के ज्यादा करीब है। ठीक है। तो जज साहब हर सबूत को दूसरे सबूत से तोलते हैं और देखते हैं कि कौन सा सबूत सच के ज्यादा करीब है, वही मान लिया जाता है। आगे चर्चा करते हैं। धुंध का सिद्धांत और साक्ष्यों की विश्वसनीयता, ये क्या है? मानसिंह का केस था। एक मानसिंह के केस में कहा था, अक्सर बचाव पक्ष यानी कि डिफेंस यह दलील देता कि गवाह देख ही नहीं सकता था, जैसे धुंध का बहाना। ठीक है। तो मानसिंह वाले केस में क्या हुआ था, धुंध हो रखी थी और धुंध में क्या कहा भाई, दलील दी गई कि गवाह तो देख ही नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि धुंध हो रखी थी। जज साहब का नजरिया क्या होगा भाई ऐसे केसों में? अगर गवाह की कहानी यानी कि अंतर्निहित संगति और संभावना पर खरी उतरती है तो छोटी मोटी कमियां जैसे धुंध का दावा गवाह को झूठ नहीं बनाती भाई। ठीक है। अगर गवाह को पूरी बात शुरू से अंत तक एक जैसी है तो वह लॉजिकल लग रही है, तो उसकी गवाही को स्वीकार किया जाएगा। यह भी ध्यान रखना। वैज्ञानिक साक्ष्य यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट की शक्ति क्या है? यह बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी गवाहों के बयानों में गलती हो सकती है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे वैज्ञानिक सबूत झूठ नहीं बोलते। पेट की सामग्री, अगर गवाह कह रहा है कि मौत रात के 10 बजे हुई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के पेट में पचा हुआ खाना यह दिखा रहा था कि मौत शाम को ही हो गई होगी, तो वैज्ञानिक साक्ष्य को
गवाह के मौखिक बयान के ऊपर रखा जाएगा, वैज्ञानिक साक्ष्य माना जाएगा। ठीक है, अब गवाह बोल रहा है कि रात के 10 बजे मौत हो गई थी, लेकिन भोजन पेट में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पचा हुआ भोजन ये बोल रहा है कि शाम को हुई थी, शाम को ही हो गई थी। तो ये क्या माना जाएगा कि जो वैज्ञानिक जो साक्ष्य है वो ज्यादा प्रभावशाली माना जाएगा। निर्णायक साक्ष्य भी कानून कहता है कि अगर वैज्ञानिक रिपोर्ट जैसे मौत का समय किसी तिथि को साबित कर रही है तो वह तब तक अंतिम सच माना जाएगा जब तक कि कोई दूसरा ठोस सबूत यह न दिखाए कि मृतक ने खाना कब खाया था और उसकी शारीरिक प्रक्रिया क्या थी। ठीक है, तो अगर कोई दूसरा सबूत ये पेश कर देता है कि ये पेश हो जाता है, ये साबित कर देता है कि अंतिम सच कि जो मृतक जो है उसने खाना कब खाया था, उसकी शारीरिक प्रक्रिया क्या थी, ठीक है, तब तक वैज्ञानिक रिपोर्ट यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही मानी जाएगी। जज साहब जो है साक्ष्य को कैसे परखते हैं, आइए देखते हैं। संगत भाई, क्या गवाह की बात आज वही है जो कल थी? तो पहले तो संगत यानी कि जज साहब साक्ष्य को कैसे परखते हैं, तो गवाहों की संगत बात देखते हैं। क्या गवाह जो पहले बोल रहे थे वही बात आज बोल रहे हैं? क्या वह केस की पूरी कहानी के साथ मेल खाती है? बात नंबर 2, संभावना। क्या ऐसा होना व्यवहारिक रूप से संभव है? जैसे क्या वाकई उस दिन इतनी धुंध थी कि कुछ न दिखे? बात नंबर 3, वैज्ञानिक मिलान। क्या गवाह की बातों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट या डॉक्टर की रिपोर्ट का समर्थन मिल रहा है? अगर दोनों मिल रही हैं तो जज साहब मान लेते हैं कि हाँ सच बोल रहा है गवाह। जज साहब का काम अंधेरे में तीर चलाना नहीं है, वे मौखिक साक्ष्य यानी कि गवाह को दस्तावेजी साक्ष्य पोस्टमार्टम रिपोर्ट दस्तावेज के साथ जोड़कर देखते हैं। अगर सब कुछ एक ही दिशा में इशारा कर रहा है तो केस साबित माना जाता है, भी ध्यान रखना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये जो केस जो था भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में, आज हमने आपराधिक मामले में और सिविल मामले में जो अभियुक्त अभियोजन वादी प्रतिवादी के बारे में पढ़ा। आशा है आपको वो सब समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।